अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस आज से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 तक हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, जिसमें आपने सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ सिंटैक्स वगैरह रूल्स पढ़े हैं। आगे जो दो चैप्टर हैं आपके पास, इसमें फंक्शंस इन सी और फाइल हैंडलिंग इन सी, इनके मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और इसका हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। इसकी कोडिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि कोडिंग ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और इनमें से बहुत कम कोडिंग आती है। तो इसका सिर्फ जो टॉपिक्स इसके इंक्लूड हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही मैं आपको उन पे इंट्रोडक्शन, उन पे थोड़ा सा ब्रीफ लेक्चर दे दूंगी और उन टॉपिक से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और ये जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लास वर्क क्वेश्चन 7, 8, 9, 11, 12 और 4, 6, 10, 14, इनमें से जितने थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं, जो भी हम देखेंगे कि इस बुक में कैसे बन रहे हैं। तो फंक्शंस एंड सी में हमने ओवरव्यू पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़नी है, राइटिंग फंक्शन इन सी पढ़ना है और फंक्शन प्रोटोटाइप पढ़नी है। इसके बाद कॉलिंग ए फंक्शन और लोकल वेरिएबल देयर स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल एंड देयर स्कोप। ऑलमोस्ट ये तकरीबन पूरा चैप्टर ही बन जाता है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा। और जो यहाँ पे मेरे पास पंजाब टेक्स्ट वाली बुक है जिसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, मैं उसमें से आपको प्रिपेयर करवा दूँगी। इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी बुक से ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपके पास आपके पेपर का मोर देन 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। एमसीक्यूज होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में जितने भी इस चैप्टर के भी और इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के भी, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, आप सबके पास ये स्मार्ट सिलेबस मौजूद है। इन क्वेश्चंस को पढ़ें। ये बुक भी मैंने आपको सेंड की हुई है, इसके एंड पे देखें कौन से क्वेश्चन हैं और वो लॉन्ग के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद आप टॉपिक वाइज भी इनको प्रिपेयर करें अगर आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना चाहते हैं। लाइक जैसे ये देखें यहाँ पे अभी हमने जो चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चन मेंशन हैं 1, 2, 3। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और एमसीक्यूज हैं, वो आप प्रिपेयर करें। और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 9, 11 जो हैं हम देख लेते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें और इनके आंसर्स अपनी बुक पे देखें और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा सिलेक्टिव लिमिटेड हो जाएगा, जिसको याद करना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये देखिए 4 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर यूज्ड इन सी, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, अगर आप सिलेक्टिव करना चाहते हैं। इसके बाद 5 देखें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। अगर 5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, ओके 5 क्वेश्चंस इंक्लूड, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे हैं। तो 6 में देखें, ये भी आपके पास क्योंकि टॉपिक मौजूद है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंस क्या क्या है, और वो आप पढ़ेंगे तो खुद ही हो जाएगा। हाउ इज द फंक्शन कॉल मेड, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, ये देखें अब सारे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट, ये हमने पढ़ने हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइट ए प्रोग्राम, क्योंकि हम इसके कोडिंग नहीं कर रहे तो इनको आप छोड़ देंगे। 10 वाला, 11 आगे सारे क्योंकि कोड क्वेश्चंस हैं तो आप इन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इससे पिछले कोडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे पिछले चैप्टर्स के, वो आप लोग ट्राई करें और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ लें तो मैं आपको करवा दूंगी। आप 1 बाय 1 इस बुक को ओपन करें, क्वेश्चन नोट करें और उस पर प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं तो मैं उनकी प्रैक्टिस आपका करवा दूंगी। तो पहले आप यहाँ से नोट कर लें कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो अभी मैं इस चैप्टर का स्टार्ट से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं और फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस में, कि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसमें हम मॉड्यूल्स बना देते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन होती हैं। अभी तक आपने जितने प्रोग्राम लिखे हैं वो तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाइन्स होंगी।
लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री लेवल पे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें हज़ारों लाइन्स मौजूद होती हैं। तो हम उन सबको एक साथ नहीं लिख देते, हम उनको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और उन पार्ट्स को बेसिकली हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, या अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। कि हर काम को अगर एक सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहा है, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा है, कट पेस्ट कर रहा है, या वो हमारे पास जो है एडिटिंग कर रहा है, या वो कोई साइज़ चेंज करने का काम कर रहा है, तो हम ये 3 या 4 जो फंक्शंस मैंने गिनवाए हैं, इन सबको अलग-अलग कोड लिखेंगे। एक जगह पे नहीं लिख देंगे, कॉपी पेस्ट करने का कोड, कट पेस्ट करने का कोड और अनडू रीडू करने का कोड, ये सारी एक जगह पे नहीं लिखा जाता, बल्कि अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा जाता है। तो इनको हम बेसिकली मॉड्यूल्स या फंक्शंस बोलते हैं। So, the idea of modular programming is the result of inspiration from the hardware manufacturing where replicable components of different items are available. और ये इसका आइडिया कहाँ से उन्होंने लिया है? हार्डवेयर से, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, और उन पार्ट्स को कंबाइन करके एक मशीन बना दी जाती है। ठीक है, और जब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम आई होती है उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम। कि हमने अपने कोड की स्टेटमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इनकैप्सुलेट्स पीसेज ऑफ कोड। ठीक है, कि हमने कोड के पीसेस बना दिए, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया है, ताकि कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकें। हमें हमारे पास क्या होता है, सिमिलर काइंड्स ऑफ टास्क को हम इकट्ठा करते हैं और उसको एक फंक्शन बना देते हैं, और जो एक टास्क दूसरे से डिफरेंट होता है उसके लिए फिर एक अलग फंक्शन हम बना देते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमारे सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर हमने कभी एरर फाइंड करनी हो तो हम एक एक पार्ट को चेक करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मैंने एक कॉपी पेस्ट का कोड लिखा है, तो मैं उसको 10 बार अगर यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं इस फंक्शन जो मैंने एक फंक्शन बनाया होगा, उसी को रीयूज़ करूँगी। रिपीटेडली मुझे दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, या कोई लूप नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी और वो दोबारा से अपने सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, और हम किसी भी फंक्शन को रेपिटेडली एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का मेथड क्या होता है, ये भी हमने आगे पढ़ना है। इन प्रोग्राम वी हैव सीन सो फार होल प्रोग्राम लॉजिक वाज कंटेन्ड इन सिंगल मेन फंक्शन। अभी तक आपने भी जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, कि हम मेन का एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर सारा कोड लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल टेक्निक अभी तक आपने पढ़ी है। लेकिन हमारे पास एक और मेथड क्या है, कि हम मेन के फंक्शन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस अलग अलग बना दें। ये देखें, एक मॉड्यूल F1 बना दिया हमने और दूसरा F2 बना दिया। यहाँ पे अब जो कोड हमने 3 कोड यहाँ पे लिखे थे, उसके बजाय हमने एक कोड अलग कर दिया, दूसरा कोड अलग कर दिया, और इसके अंदर हमने सिर्फ इसकी कॉल कर दिया। जब हम F1 को कॉल करेंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब हम F2 को कॉल करेंगे तो ये दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेन के अंदर सिर्फ इनकी कॉलिंग एड्रेस होगा, जैसे हम नंबर डायल करते हैं ना, तो वो किसी दूसरे पर्सन को हम कॉल करते हैं तो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इनके पास एक डायलिंग सोर्स होगी जो इस कोर्स को कनेक्ट करेगी, एक्टिवेट करेगी। इसको हम ये जो मॉड्यूल्स बनाने का मेथड है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि हमने अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो हम ये एक स्टाइल हमारे पास है जिसमें हम मेन के अंदर सारी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस शुरू से स्टार्ट किया है और वन बाय वन सारी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी है और क्लोज कर दिया है, और वो स्टेटमेंट एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये हमारे पास देखने में तो आसान है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टेटमेंट्स इंक्रीज करती जाती हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हज़ारों स्टेटमेंट्स को एक जगह पे मैनेज करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास कंपाइलर है, जो सी लैंग्वेज है, वो एंड पे सारी लिस्ट बता देता है कि ये 10 जगह पे प्रॉब्लम आई है। अगर हमारे पास
थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ एरर मैसेजेस शो कर देगा, और फिर हमें फ्रॉम ए टू जी सारे स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। पूरा प्रोग्राम थाउजेंड्स ऑफ लाइंस चेक करना, फिर उसमें एरर फाइंड करना, रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हमने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया होगा तो हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम सिर्फ थाउजेंड्स में से ये जो 100 या 200 स्टेटमेंट्स हैं इनको चेक करें, क्योंकि वो हमें पॉइंट आउट कर रहा होगा यहाँ पे एरर है। तो बजाय इसके कि हम ए टू जी सारा चेक करें, हम मेन और फंक्शन टू के बजाय सिर्फ एक ब्लॉक को, एक स्ट्रक्चर को चेक करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो होल प्रोग्राम को लॉजिक की बेस पे, अब ये लॉजिक कैसे हम बनाते हैं ये तो आगे देखेंगे कि किस बेस पे हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या फंक्शंस बनाते हैं। डिवाइड कर देते हैं हम स्मॉलर मॉड्यूल्स में, और उन्हीं मॉड्यूल्स को हम फंक्शन का नाम देते हैं। और इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें इन्हें कॉल करना पड़ता है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। लाइक लाइक किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरी जगह पे कनेक्ट करने के लिए हम नंबर डायल करते हैं ना, तो इसी तरह इनका नंबर डायल करना पड़ता है, और वो नंबर डायल बेसिकली मेन फंक्शन से ही होता है। इनको यूज़ करने के लिए मेन के अंदर इनको कॉल करते हैं, फिर ये एक्टिवेट होते हैं, फिर ये काम करते हैं, और कॉल भी वहाँ पे करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है इस फंक्शन की। ऐसे ही नहीं कि हमने इनको कॉल कर दिया, जहाँ पे मुझे इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होगी जो मैंने F1 में लिखी हैं, वहाँ पे मैं F1 को कॉल कर लूँगी। यहाँ पे मुझे F2 की ज़रूरत होगी, वहाँ पे मैं F2 को कॉल कर लूँगी। और आफ्टर सम टाइम अगर मुझे दोबारा F1 की ज़रूरत है तो मैं दोबारा F1 को कॉल कर सकती हूँ। तो फंक्शन सेल्फ कंटेन्ड होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस होता है इनका। इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स मैनेज्ड होंगी, अरेंज्ड होंगी अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन किस लिए बनाया है, इसका पर्पस, एक स्पेशल पर्पस होगा, और उस पर्पस को कैसे अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखनी है। अब स्टेटमेंट्स दोबारा से वही होंगी, इफ एल्स इफ, लूप्स जो आपने पढ़े हैं, वाइल, फॉर, लूप, वही स्टेटमेंट्स इनके अंदर लिखी जाती हैं किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंस क्या है कि वो बजाय हम मेन के अंदर इकट्ठा लिखने के उसको हम अलग एक पार्ट में लिख देते हैं। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये आपने अपनी बुक में से पढ़ के मुझे बताना है। कल मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी कि फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं। कुछ तो मैंने अभी आपको साथ पढ़ते पढ़ते बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस मतलब कि सी लैंग्वेज में हम किस तरह के फंक्शंस बना सकते हैं या कैसे फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो एक है बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस या बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, और दूसरा हमने यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स पढ़ा था बहुत शुरू में, अगर आपको याद हो तो। बिल्ट इन वो होते हैं जो पहले से लैंग्वेज में मौजूद हैं, विच आर प्री डिफाइंड। हमने नहीं बताना कि वो फंक्शन क्या काम करेगा, ये पहले से लिखा हुआ है कोड के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, कि इस फंक्शन ने क्या काम करना है। जैसे आपने हमने इससे पहले CLR SCR का फंक्शन, ये फंक्शन था जो हम अपने पूरे कोड में यूज़ कर रहे थे, और हमने कहा था कि इसका क्या काम है कि ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। अब ये देखें, फंक्शन क्या था, एक अलग कोड था, हमने सिर्फ उसका नाम यूज़ किया और उसको कॉल कर लिया, और इसका कोड पहले से मौजूद है हमारी लैंग्वेज में, हमारे कंप्यूटर में, सी लैंग्वेज में, जिसको पता है कि क्लियर स्क्रीन ने क्या काम करना है। ये स्टेटमेंट सारी कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, हमने सिर्फ इसको कॉल किया, ये कॉल करना होता है। हमने उसका नाम लिखा, हमने उसको डायल किया उसका नंबर कि ये वाला काम कर दो, और वो ये काम कर देता था। इसके लिए कोड हमने खुद नहीं लिखा था, तो क्योंकि ये पहले से मौजूद था तो इसको हमने बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शंस जो पहले से हमारी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं उनको हमने सिर्फ यूज़ करना होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस, उनको हम बिल्ट इन कहते हैं। और ये बहुत कॉमनली यूज्ड जो फंक्शंस हैं, लाइक मैथ्स के फंक्शंस जो हैं, जो हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन था, गेट सी एच था, प्रिंट एफ था, स्कैन एफ था, ये सारे आपने पढ़े हैं। हम इनको यूज़ कर रहे थे, हम इनकी कोडिंग नहीं लिख रहे थे कि इन्होंने काम कैसे करना है। तो वो सारे बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस थे जो पहले से हमारी लैंग्वेज के अंदर पैकेज लाइब्रेरीज के अंदर
मौजूद हैं और इनके लिए हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई थी stdio.h और conio.h। मेन वहाँ पे जाके डेफिनेशन मौजूद है कि फंक्शन ने कैसे काम करना है, वो कोड हमने नहीं लिखा था। तो ये प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी पहले से मौजूद होती है, हम इसको जस्ट कॉल करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, उसका नाम लिख के उसके आगे ब्रैकेट डालते हैं तो वो फंक्शन के पास मैसेज चला जाता है कि अब तुमने एक्टिवेट होना है और ये काम परफॉर्म करना है। और बाकी काम जो है वो फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर लेता है, उसके पास सारी डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। और बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हमने यूज़ किए हैं, स्कैनफ यूज़ किया है, प्रिंटफ यूज़ किया है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया है, गेट सी एच यूज़ किया है, गेट सी एच ई यूज़ किया है। तो ये सारे बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। ओके, और दूसरा हमारे पास है वो फंक्शन जो हम खुद लिखेंगे। लाइक अगर मैं कहती हूँ टेबल प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन लिखें तो वो पहले से मौजूद नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए एक फंक्शन लिखें तो वो पहले से मौजूद नहीं है। तो वो फंक्शन, उसकी स्टेटमेंट्स, उसने कैसे काम करना है, वो सारा मुझे खुद लिखना पड़ेगा। तो उसको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन जो प्रोग्रामर लिखता है, जो पहले से लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है, और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, उसकी सारी वर्किंग, उसकी सारी स्टेटमेंट्स प्रोग्रामर या कोड लिखने वाला लिखेगा। वो हमारे पास क्या होंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होंगे। अब फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में हम मेन के फंक्शन से तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, और उसमें हमने उसके मैंडेटरी पार्ट्स में क्या पढ़ा था कि ऊपर हम उसका नाम देते हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस होती हैं, और उसके बाद ये दो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट थी जिसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे हमने मेन और ये ब्रैकेट्स डाली थी। ये ऐसा ही लिखा था हमने मेन का फंक्शन, मेन ब्रैकेट्स, और ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी। तो बेसिकली सी जो मेन है ये एक बिल्ट इन फंक्शन था जिसे हम यूज़ कर रहे थे। अगर हमने खुद से कोई फंक्शन बनाना है तो तब भी हमें ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो मेन के फंक्शन के अंदर जो चीज़ें थी वही हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में भी आती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर इज़ बेसिकली द फर्स्ट लाइन। ये जो हमारे पास लिखी हुई है ये फंक्शन हेडर कहलाती है, और ये बताती है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है या हमने फंक्शन को कैसे शुरू करना है। ठीक है, अब फंक्शन हेडर, फंक्शन इन ए सी कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर which identifies the function, के बताएगा कि ये फंक्शन कौन सा है, followed by the body of the function, और उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन होती है। जैसे आपके पास लूप था ना, तो ऊपर लूप का नाम था और उसके सारा सेंटेक्स था, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी स्टेटमेंट थी। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन के ऊपर फंक्शन का हेडर होता है और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर बाकी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। अब हेडर क्या है और हेडर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो देखें फंक्शन हेडर इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। जब आप फंक्शन को डिफाइन करने लगते हैं तो उसकी पहली लाइन बेसिकली हमारे पास फंक्शन हेडर होती है। इसमें सबसे पहले आप रिटर्न टाइप देते हैं, ये ऑप्शनल होता है, आप इसमें लिख भी सकते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लाइक मेन के फंक्शन में हम इसको नहीं लिख रहे थे, सिर्फ हम फंक्शन के नेम से शुरू कर रहे थे जो कि मेन था। तो रिटर्न टाइप क्या है, अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आंसर में दे रहा है, तो हमने यहाँ पे उसकी टाइप लिखनी है कि वो वैल्यू किस तरह की है, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो करेक्टर है। यहाँ पे हम बेसिकली वही लिखते हैं, इंटीजर है तो INT लिखेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट लिखेंगे, करेक्टर है तो करेक्टर लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हमने खुद से देना होता है। इट डिपेंड्स कि हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है। जैसे आप वेरिएबल का नेम बनाते हैं इसी तरह यहाँ पे फंक्शन का नेम देना होता है। और उसके बाद ये सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट होगी और क्लोज होगी, और इसके अंदर आती है हमारे पास पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट बेसिकली बताती है कि इसने कौन सी वैल्यूज़ इनपुट लेनी है या कौन सी वैल्यूज़ हमने इसको देनी है डेटा प्रोसेस करने के लिए। आप ये समझ लें कि ये बेसिकली इनपुट है और रिटर्न टाइप बेसिकली आउटपुट है। फंक्शन नेम सेंटर में आएगा और यहाँ पे बताएगा कि इस फंक्शन को हम कौन सी वैल्यू इनपुट दे रहे हैं, फंक्शन के अंदर उस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जब रिजल्ट आएगा तो वो कौन सी वैल्यू हमें आउटपुट में रिटर्न में वापस रिटर्न
करेगा। तो देखिए इसके तीनों पार्ट्स लिखे हैं। सबसे पहले रिटर्न वैल्यू, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शंस, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। तो आपने इसके सिंटैक्स को याद रखना है। लिखने का मेथड यही है। रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप में वो डेटा टाइप आ जाएगी जिसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है। इंट, फ्लोट, अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसमें वॉइड लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास वॉइड नहीं भी लिखना तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट। और अगर हम उसको कोई वैल्यू इनपुट नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे भी वॉइड लिख सकते हैं, और वॉइड को हम स्किप भी कर सकते हैं। लिखें, वॉइड लिखें या ना लिखें, दोनों सेम होता है। अगर कुछ है तो फिर हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ इनपुट में लिखेंगे। फंक्शन का नेम ABC, स्क्वायर फंक्शन, कैलकुलेट, प्रिंट टेबल, जो काम आप करें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फंक्शन का नाम दे सकते हैं। एक देखें, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, वॉइड फंक्शन नेम और एम्प्टी ब्रैकेट। तो वायर्ड का जो कीवर्ड है ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। ओके, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन बॉडी क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, और फिर हम नेक्स्ट इसको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आपने एज ए थ्योरी प्रिपेयर करना है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको अपनी बुक में देखें, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन होंगे, और एट द एंड ऑफ चैप्टर इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो प्रिपेयर करें। और लॉन्ग के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए, बाकी भी जितने आपने चैप्टर इससे पहले ही पढ़े हैं पूरी बुक में, यहाँ पे ये जो क्लास वर्क और होमवर्क के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेंशन हैं उन क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रिपेयर कर लें। अपनी अपनी बुक से ही कर लें, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन देख लें और उनके आंसर्स अपनी बुक से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।